आपका पंप हाउस, आपका एनर्जी का स्रोत क्या है, कैसे मैनेज करते हैं, जबकि आपका डील डॉल भी बहुत अच्छा है, वजन भी बहुत अच्छा खासा है। आपकी करनी और कथनी में यदि अंतर होगा तो लोग समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपने कहा कि चाय सेहत के लिए नुकसानदायक है, मैं लगातार चाय पी रहा हूँ तो उसका और समाज में मैं कह रहा हूँ चाय ठीक नहीं है, इसका सोच को नहीं मानेगा। यदि मैं चाय पी रहा हूँ तो मुझे कहने का हक नहीं है कि चाय समाज के लिए ठीक नहीं है। कि मैं चाय को स्पोर्ट मिलना बहुत लेता हूँ, चाहे किसी भी काम में किसी भी हद तक जाना हो मुझे। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी, जिस शख्सियत के साथ आपका रूबरू कराना चाहता हूं, वो उनके विषय में यदि मैं उनका परिचय दूं तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पॉडकास्ट उनके परिचय में ही चला जाएगा। वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि एन एंटरप्रेन्योर, एक इतना बड़ा बिजनेस का साम्राज्य चलाते हैं। वो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्रधान हैं। वो न जाने कितनी ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं। वो कितने मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कितनी सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी रामलीलाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण लीलाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और न जाने गौशालाएं, पशुओं के हॉस्पिटल्स, न जाने कितनी चीज, जो भी कोई बात हो सकती है। मैं समझता हूं कितने आश्रम्स हैं जिनमें उनकी लगातार पार्टिसिपेशन और भागीदारी चलती रहती है। ऐसी शख्सियत और कोई नहीं, वो है हमारे भाई नरेश एरन जी। मैं आपका अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार नरेश जी, आपका जीवन चरित्र, जैसे जब से आपने होश संभाला और आज तक की जो ये यात्रा है, इसके विषय में जरा मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आप किस पृष्ठभूमि में पैदा हुए और यहां तक आते आते आप कैसे आज एक भाई नरेश एरन के रूप में प्रसिद्ध और जाने जाते हैं। नमस्कार। पहले मैं सबसे पहले तो नरेश बंसल जी आपका आभार व्यक्त करूंगा थैंक यू कि आपने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को आज इतना बड़ा बता दिया कि मुझे लगता है कि मुझे भी पिछले 2 या 3 मिनट में जब आप मेरे बारे में बता रहे थे, मैं भी सोच रहा था मैं ऐसा हूं या नहीं हूं। मैं बता दूं दोस्तों आप सभी को, मैं एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ, साधारण से साधारण मिडिल क्लास फैमिली का मैं एक मेंबर हूं। लेकिन कहते हैं करते हैं कन्हैया नाम हो रहा है, करता सारा समाज है, मेरा तो नाम ही नाम होता है। आज मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं आपको नरेश जी एक बता दूं, इसमें मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ और श्री हनुमान जी महाराज मरघट वाले बाबा जमुना बाजार, उनका तो आशीर्वाद मेरे साथ है ही। इसके अलावा जिस संपूर्ण समाज के अंदर मैं पैदा हुआ, मैं आज गर्व से कहता हूं मैं अग्रवाल समाज में पैदा हुआ। अग्रवाल समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह आयु में मेरे से छोटा है, चाहे वह आयु में मेरे से बड़ा है, या मेरे बराबर का मेरा साथी है, वो मेरे से इतना प्यार करता है, इतने सच्चे मन से प्यार करता है कि अन्य समाज के व्यक्ति भी जो प्यार को देखते हैं तो अन्य समाज का व्यक्ति भी मुझसे प्यार करना उन्होंने बहुत बड़ी, उसमें कहूं सीमा के अंदर शुरू हो गया। तो आज लगभग धीरे धीरे करते करते सर्व समाज के जो पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति हैं वो सभी मुझसे प्यार करते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकूं जिसको मेरी जरूरत है। आपने कहा मेरी यात्रा के बारे में, मैंने बताया मिडिल क्लास में पैदा हुआ, बिजनेस करते हुए आगे बढ़े। तो जिस बिजनेस में मैं और मेरे भाई बैठते थे, मैंने एक दिन उसमें देखा कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो काम हमारा 10 साल पहले था, 10 साल के बाद आपको पता है महंगाई हर साल हम 6% के हिसाब से लगाते हैं, तो 10% में 70-80% महंगाई बढ़ जाती है। जी जी, जो एक सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट एक ब्याज का रेट रखती है, इंटरेस्ट का रेट रखती है, तो रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिक है।
6% 7% के आसपास डिवेल्यू उसकी डिवेल्यू होती है। हमारे बिजनेस की ग्रोथ होनी अनिवार्य होनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े थे उसी जगह पे हमारा बिजनेस खड़ा था। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे कहा अपने भाई को, मेरे में एक खासियत है कि मैं एट द स्पॉट निर्णय बहुत लेता हूँ। चाहे किसी भी काम में किसी भी हद तक जाना हो, मुझे मेरे मन में अगर ये बात लगी है ठीक है, मतलब मेरे पर्सनल ठीक होने से कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है कि ये समाज के लिए आने वाले समय के लिए कोई चीज ठीक है, तो हनुमान जी महाराज मुझे इंडिकेटर करते थे काम ठीक है। तो मैं उस दिन से मैंने बिजनेस को लाइन अप करा, अभी दूसरे बिजनेस में लगे, और मैंने 3-4 बिजनेस सेट करके अपने छोटे भाइयों को बिठाया। अब मेरा बेटा है, एक बिजनेस है, वो बिजनेस वो देखता है। और लगभग 30 साल से, या मैं कहूँ 35 साल से मैं लगातार समाज की सेवा में लग गया। ब्यूटीफुल। उम्र मेरी बहुत नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना, जब मैं 5th क्लास के बाद, पहले 5वीं 5th क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, उसके बाद गवर्नमेंट के स्कूल जो शुरू होते थे भाई, 5th क्लास से पहले एमसीडी के स्कूल होते थे, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के या भारत सरकार के केंद्रीय विद्यालय होते थे। राइट। हरियाणा में 10th के बाद 12th जो होती थी कॉलेज में होती थी। दिल्ली के अंदर पैटर्न हमेशा 6 से लेकर 12th तक का रहा है। जी जी। तो जैसे ही मैं 5th क्लास के बाद 6th क्लास में आया, तो आयु ऑलमोस्ट मेरी 11 साल की होगी। तो उसमें 12.5 रुपये फीस लगती थी स्कूल में। तो मेरे साथ के मेरे सहपाठियों की जब 12.5 रुपये भी फीस नहीं होती थी, तो मुझे कई बार पता है कि मैंने एक महीने की अपनी जेब खर्ची छोड़कर उनकी 12.5 रुपये फीस भी मैं भर देता था। जब मेरे को पता है कि 50 पैसे डेली हमारे को खर्चे के मिलते थे, 15 रुपये मुझे महीने के मिलते थे, तो उसमें 12.5 रुपये मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्त या जरूरतमंद के लिए भर देते, नीडी लोगों के पर। तो जब से जुनून है ये कि हम किस हिसाब से मदद कर सकते हैं, उसी का सिलसिला चलता रहा। चाहे मेडिकल की लाइन में जाना हो, चाहे एजुकेशन की लाइन में जाना हो, चाहे गुरुकुल की लाइन में जाना हो, चाहे कोई धर्मशाला बनानी हो, अलग अलग विषय पे काम करना हो, अलग अलग सब्जेक्ट पे बोलना हो, उस काम में आगे बढ़ते रहे। मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर मेरे साथ थी, तो मैं कोई रिक्शा वाले को जरा सा, उसने ऐसी मेरी गाड़ी के टक्कर मारी, मैं उतरा, तो मेरी मदर ने सिर्फ जो मुझे बात कही, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, कि किसी गरीब का या अपने से कमजोर आदमी का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना। क्या बात है। तो मैंने उनकी उस दिन से टैगलाइन को अपने जीवन में पकड़ लिया कि मेरे द्वारा या मेरे से, मतलब अगर सिर से पानी उतर रहा तो बात अलग है, अगर सिर से पानी नहीं उतरता तो मैं जल्दी से जोर से भी बोल के खुश नहीं हूं किसी इंसान को। क्या बात है। और मेरे पास 2-2 हज़ार 2,500 2,500 3-3 हज़ार वर्कर्स, चाहे अस्पताल के में काम करते हैं और भी कहीं काम करते हैं। तो मेरे बारे में आप पता कर सकते हो, ओपन मार्केट है, 100 आदमी से मेरे बारे में पता करो, अगर 99% आदमी, समाज के अंदर दोहरा चरित्र किसी का नहीं चलता। आपको मैं एक बता दूं, आप जीवन में यह बात समझ लेना बंसल साहब, नरेश जी, कि आपकी करनी और कथनी में यदि अंतर होगा तो लोग, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपने कहा कि चाय सेहत के लिए नुकसानदायक, और मैं लगातार चाय पी रहा हूं, तो उसका तो समाज में मैं कह रहा हूं चाय ठीक नहीं है, उसका तो उसको नहीं मानेगा। यदि मैं चाय पी रहा हूं तो मुझे कहने का हक नहीं है कि चाय समाज के लिए ठीक नहीं है। सही बात। कोई भी विषय है समाज के प्रति, सारे विषय इसी टाइप से आते हैं। मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग बातें बताई, आप आगे विषय आएगा तो मैं हर एक बात को आगे जोड़ता जाऊंगा। कोई भी विषय हो तो उस विषय के साथ विषय को जोड़ेंगे। और ऐसे ही मैंने आपको कहा था एक विषय और, कि जब हमारे देश के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बने, तो 25 जनवरी को देश का राष्ट्रपति पूरे देश को संबोधन करता है, और हम उसको सुनते हैं जी। तो उस समय बाई चांस मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तो वो रेडियो के ऊपर उनका संबोधन आ रहा था। उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बताई थी, यदि हम इस पूरे दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो पहले हमें अपना देश ठीक करना चाहिए। राइट। इस देश को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपना राज्य ठीक करना चाहिए। राज्य को ठीक करना चाहते हैं हम तो हमें अपना जिला ठीक करना चाहिए। हम जिले को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपनी तहसील ठीक करनी चाहिए, और तहसील को ठीक करना चाहते हैं तो हमें वार्ड ठीक करना चाहिए। यदि हम इस वार्ड को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपना मोहल्ला ठीक करना चाहिए, और यदि इस मोहल्ले को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना परिवार, घर ठीक करना चाहिए। तो हमने उस दिन से उनकी बात पकड़ ली कि सबसे पहले जो काम करेंगे अपने पे अपनाएंगे,
फिर अपने परिवार पे अपनाएंगे, फिर अपने दोस्तों में लेके जाएंगे और फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब आगे कोई बात हो तो और बताएं, मैं क्या बताऊंगा। बात है नरेश जी। जो बात कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में पहचान लेते हैं। जैसे आपने आरंभ किया कि मैंने अपनी माता जी के द्वारा ये बातें या उनसे संस्कार पाए, और हनुमान जी की आप पे विशेष कृपा रही। उसके बाद कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार, यदि अपने से आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोर है तो उसका दिल ना दुखाया जाए, और संस्थाओं में किस प्रकार से जो चीज या समाज के अंदर जो चीज हमें चाहिए या जो हम संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को इम्प्लीमेंट करें, तभी हम उसको दोहरा चरित्र नहीं चलता। कितनी खूबसूरती के साथ, सच में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए आपसे बात करते वक्त। बहुत सुंदरता के साथ आपने मुझे और मेरे दर्शकों को समझाया। आप, मैं देखता हूं कि आप हर समय किसी न किसी संस्था में, किसी न किसी, अभी यहां है तो 2 घंटे बाद किसी दूसरी संस्था में, इतने सारे हॉस्पिटल्स का चलाना, इतनी सारी चीजों को करना, एजुकेशन सोसाइटीज को, गौशाला को, धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, ये आपका पंप हाउस, आपका एनर्जी का स्रोत क्या है, कैसे मैनेज करते हैं? जबकि आपका डील डॉल भी बहुत अच्छा है, वजन भी बहुत अच्छा खासा है। तो इन सब चीजों के ऊपर मैंने कभी आपको हांफते हुए नहीं देखा, कभी आपको थके हुए नहीं देखा, आपके चेहरे पर कभी ऐसा नहीं देखा कि आप एनर्जी के साथ कहीं भी जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ करके आप पहुंचे हैं। ये कैसे होता है? बड़ा मैजिकल है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी करने की कोई इच्छा शक्ति है ना, तो करवाने वाला एक अदृश्य शक्ति है। यस पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि मोबाइल फोन आएगा और हम बात करेंगे। जी। कोई ऐसी एनर्जी, एक शक्ति इस ब्रह्मांड में काम कर रही है कि आपको उससे हासिल क्या करना है। जी, जब आप मदद करने के लिए आगे बढ़ोगे तो मदद के हाथ आपके साथ बढ़ते चले जाएंगे। ब्यूटीफुल। यदि आपको नुकसान करना है तो आप हो सकता है उसको नुकसान उतना ना कर पाओ, लेकिन आप मदद करने के लिए जाओगे तो आप जरूरत से ज्यादा उसकी मदद कर सकते हो। एक एनर्जी सिस्टम है, जैसे 1 करोड़ सिम जी। एक छोटा सा सैटेलाइट से हाँ, करोड़ों सिम, अरबों सिम चल रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान ने भी ना कोई ऐसी शक्ति हर एक इंसान के अंदर डिप्यूट करके भेज रखा है। एक इंसान को, उसको राम कहो, रहीम को, अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि नारायण है। नारायण का एक अद्भुत नजारा है। और नारायण ने हर एक इंसान के अंदर एक चिप करके भेजे, तेरे से कितना काम और कैसे लेना है। सांस चल रहा है तो शरीर है, सांस निकलते ही तो ये बॉडी हो जाती है, इसको कहते हैं बेकार है, मिट्टी है। तो इसका मतलब भगवान ने, जैसे मोबाइल आने के बाद मुझे इस पे आत्म चिंतन करते हुए, मैं कई बार रात को सोते हुए इस बात का मैंने चिंतन किया कि एक सैटेलाइट के द्वारा 100 करोड़ फोन, भारत में मेरे ख्याल 200 करोड़ सैटेल ये फोन मोबाइल चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, 2 या 3 से हो रहे होंगे। अच्छा। हाँ, और क्या, बहुत ज्यादा थोड़ा जी, इनके अंदर उसका एक स्पेस बिका हुआ है, उससे कर रहा है। तो इसका मतलब एक परमात्मा एक पूरी सृष्टि इंसान के द्वारा बनाया हुआ। यस, क्या 250 करोड़, 250 तो हमारे देश में ना, और पूरे इसमें तो वर्ल्ड में बहुत सारे हैं। 100 करोड़, 1000 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 200 करोड़ भी, 1 लाख, कितने भी हो सकते हैं। राइट। तो इंसान द्वारा निर्मित चीज भी जब इतनी चीज को ऑटोमेटिक चला सकती है, नैनो आ गया, आपके अंदर एक चीज आती है और वो ऑपरेशन करके बाहर आ रहा है, रोबोट आ गया। हाँ। जब इंसान कोई चीज को कर सकता है, और जो इंसान जिसने बनाया है वो क्या, तो वो कितनी एनर्जी आपको दे के भेज रहा है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। संसार में कोई ऐसा काम नहीं है कि आप अगर सोचोगे और काम नहीं होगा, सिर्फ आपकी उस काम के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। वेरी नाइस। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग भी है, परंतु यदि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना, उसको पसंद करते हैं, उस काम को, उसमें आनंद आता है, तो मैं समझता हूं आपको उसमें थकावट नहीं होती। आप जब भी कोई आपको बुलाता है, आप ये कहते हैं मैं आ रहा हूं, या कोई बात आपसे मिलने की करे, अरे भाई मैं आ रहा हूं ना, तो ये चीज आप में भी ऊर्जा भरती है, और सामने वाले का तो आधा काम मैं समझता हूं कि उसके ये सुन लेने से ही कि मेरे साथ आप खड़े हैं, उसका आधा काम पूरा हो जाता है। मेरे जी इस विषय में ना सिर्फ एक विषय था, मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव थिंकिंग इसी का नाम है जी। पॉजिटिव थिंकिंग इसी का नाम। आपने कोई काम किया,
मैं आगे बढ़ के बोला हाँ भाई साहब बताओ कैसे करना है। अच्छा भाई साहब देख लेंगे, कल करेंगे, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आज ही भाई साहब बताओ। हाँ। अगर वो काम आज हो सकता, रवि हो सकता, कर देना चाहिए। ये थिंक नहीं, उसमें आपको करने में आनंद आता है ना, तभी थकावट नहीं होती। तभी जो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको कभी ऐसा फील नहीं होता यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है, और एकदम से तरोताजा रहते हो। तो यदि आपकी हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं कि यस मैं तैयार हूं, मुझे यस, कभी थकावट शरीर तो मानता है ना, परंतु जो आपके हार्मोन्स हैं वो आपको ये कहते हैं नहीं यार मैं फिट हूं, तो वो आपको एनर्जी देते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल यही बात है। जैसे आपने बताया कि भाई स्कूल टाइम से ही जैसे आप अपने जो नीडी होते थे उनके अंदर उनकी फीस जमा करा देना, तो वहां से ही जैसे आपके खून में ही ऐसा था और एक सोच ऐसी थी। तो इस जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक की यात्रा में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे कि किसी विशेष घटना ने कि भाई मुझे हॉस्पिटल में को ऐसे करना चाहिए, कोई कार्यशैली पसंद नहीं आई। जैसे अब्दुल कलाम जी का जिक्र आपने किया, उनके भाषण से भी मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट आपने लिया। तो ऐसा और कोई आपको वाकया याद है कि जिससे कोई चीज ऐसी होने जा रही थी और जिसमें आपको लगा कि मुझे यहाँ आकर के इसको ऐसे करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ एक बात और, कि मैंने देखा है कि किसी भी इंसान को आप थोड़ा काम करते हो तो वो आपको ज्यादा देता है वापसी। जी। जैसे एक बॉल है, आप बॉल को जोर से जमीन पे मारो, हाँ, जितने प्रेशर से आप बॉल को मारोगे ना, उससे ज्यादा प्रेशर से जमीन उस चीज को वापसी फेंकती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब आप कुछ भी करोगे तो समाज आपको उससे 4 गुना वापसी देता है। मैंने समाज के लिए बहुत कम किया है, लेकिन समाज ने उससे 100 गुना मुझे, मेरा नाम, मेरा शोहरत, मेरी बढ़ाई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करोगे तो समाज है या जिस इंसान के लिए भी करोगे, जो उसकी एनर्जी भी आपके साथ जुड़ती चली जाती है। दूसरी बात क्या है कि किसी भी चीज को दबाओगे और एक लिमिट के बाद यदि वो ज्यादा दबती है तो उसमें ब्लास्ट होता है। तो आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था, मैं राजनीति में क्यों आया? मैं समाज की सेवा करना चाहता, मैं समाज की सेवा करता रहा। समाज की सेवा करते करते मुझे महसूस हुआ कि जब तक कलम में हाथ में नहीं होगा, मैं रोज कोई काम के लिए जाता था, मान लो हॉस्पिटल में, राइट, भाई साहब ये काम कर दो, भाई साहब ये काम कर दो। लोगों ने काम बहुत किए मेरे कहने से, मैं नहीं कहता नहीं किए, लेकिन क्या उसकी हर एक आदमी की काम करने की क्षमता, हर एक आदमी का काम करने का स्टाइल, हर एक आदमी का सब्जेक्ट अलग है। हर एक आदमी निडरता से काम नहीं कर पाता। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो मैं डरता ही नहीं, मुझे एट द स्पॉट कोई भी काम करा लो। यदि वो अस्पताल के हित में है, ट्रस्ट के हित में है, मैं किसी भी काम से पीछे नहीं हटता, एट द स्पॉट काम करने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक काम कर रहा हूं तो सारा समाज मेरे साथ खड़ा होगा। यदि मुझसे कभी गलती हो जाएगी जीवन में तो मैं सरेआम गलती मानने के लिए भी तैयार रहता हूं। ये मेरे में ये खासियत आपको जो दूसरी बता दूं, मैं कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझता, कभी इस बात को हठधर्मी नहीं करता कि मैंने कह दिया तो मैं ही ठीक हूं। मैं कहता हूं मैंने कह दिया, मैंने करा है, मेरी समझ से बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन आपको लगता है इसमें सुधार करना, सुधार कर ले, और ये बिल्कुल गलत है, इसको हटा के दूसरा कर ले। मैं इस काम के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन किसी को ये नहीं है कि काम ठीक है फिर भी गलत साबित करना, उसमें राइट ऑफ नहीं रखते हम। उसमें कहते हैं भी आप भी इस बात को समझ लो। बिल्कुल उतनी हठधर्मी करते हैं कि अगर काम ठीक है तो ठीक हो, गलत है तो उसको बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं समाज को कम देता हूं और मुझे समाज ज्यादा देता है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी को या प्रकृति को कुछ भी देते हैं। सपोज हम धरती को बीज देते हैं, एक बीज देते हैं तो निश्चित रूप से हजारों और लाखों फल हमारे को मिलते हैं और वर्षों तक मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से इस का सिद्धांत है गिव एंड गेट। गिव थोड़ा देना है क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो यहां से चारों तरफ से हम पर बरस पड़ता है। और इसको बिल्कुल बखूबी समझा और समझाया है हमारे भाई नरेश एरन जी ने। नरेश जी, आप जब इतने सारी, कभी कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं, कभी हॉस्पिटल को देख रहे हैं, किसी मंदिर को देख रहे हैं, इन सब चीजों के अंदर आपको अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, कि कहीं पर लेक्चरर्स अच्छे चाहिए, कहीं पर कोई धर्मशाला का रेनोवेट करना है, तो उन सब चीजों के लिए इतना डिफरेंट चीजें हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं? सब चीजों के लिए को कर पाना इतना आसान नहीं है, कह पाना या सोच पाना भी मैं समझता हूं सब लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भाई साहब बता दूं
बंसल साहब, नरेश जी, समय 24 घंटे ही है, सबके पास है, बराबर का समय है। किसी के पास 24 घंटे से फालतू नहीं है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मैं हूँ, साधारण से साधारण आदमी है, मजदूर करने वाला मजदूर है। सृष्टि का नियम है 24 सभी के पास है। समय आपका आपके परिवार के लिए, समाज में समय देता तो मेरे परिवार का समय खत्म हो जाता है। किसी भी चीज को देने के लिए कहीं ना कहीं उस चीज की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। जी। आपकी बात बहुत बढ़िया है, ये संसार का नियम है। जो जितना जिस चीज में इन्वॉल्व होगा उसको दुनिया उससे ज्यादा इन्वॉल्व उसको करना चाहती है। आप एक फंक्शन में जाओगे, वो कहते हैं मेरे फंक्शन में आना चाहिए, दूसरे में आना चाहिए, क्यों? प्रेम है लोगों का। कई बार मैं आपको बताऊंगा कि मैं रात को 12 बजे 1 बजे घर पहुंचता हूँ, सवेरे 5 बजे घर से निकल जाता हूँ। 4-4 घंटे की नींद, 2-2 घंटे की नींद, 3-3 घंटे सोते हैं सिर्फ रात को। तो मैं तो इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे माता पिता का, फिर अपने भाइयों का, फिर अपनी अर्धांगिनी का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपना बहन का, अपनी बेटी का, क्यों उन्होंने कभी भी मुझे समाज सेवा से रोका नहीं। उन्होंने, मेरे भाइयों ने कभी मुझे टोका नहीं, मेरे मदर फादर ने कभी मुझे ये नहीं कहा। आज अर्धांगिनी है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 50 साल की आयु होने के बाद परिवार में बड़ों की जरूरत होती है, इससे पहले तो खेलते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी करूँ। भाई मेरे को अगर वो मीटिंग करनी है तो मैं सबको टाइम इस टाइप का सेट करता हूँ कि 11 बजे बैठ जाएंगे परिवार में जाके, भाई सारी रात हमारी हम बैठेंगे आराम से। कहने का मतलब उसको 2 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत तो प्लानिंग करके ना समय एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा और भी काम हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने इच्छा शक्ति दे रखी है कि ये काम पूरे करने हैं, उस काम को पूरा करने में लग जाते हैं। मैं कभी भी डम्मी पोस्ट जीवन में लेना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि आज ये काम अगर मैं कर सकूं तो मैं उसकी हाँ भरता हूं, और नहीं कर सकूंगा तो धीरे धीरे। आपने देखा कि जैसे मुझे इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जब प्रेसिडेंट बना तो मैंने 4-5 संस्थाएं जो और कोई काम मेरा साथी कर सकता था उनको हैंड ओवर, मैंने इकट्ठा कर करके उनको कहा भी आप ये काम कर लो। आपने मुझे वहां भेज दिया है। मुझे इंटरनेशनल हॉस्पिटल न्याय करना है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल नुकसान में चल रहा है, और मुझे आज सर्व समाज ने इकट्ठा होकर जिम्मेवारी सौंपी है। यदि मैं 18 महीने तक इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा अपनी पोस्ट से और एक ही बार प्रेसिडेंट के पद पे रहूंगा। उस मेरी घोषणा का लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोग मेरे साथ जुड़े और लोगों ने कहा कि ये जो करने आया है इसको करने दो, इसको कराओ। तो लोगों ने दिल खोल के दान भी दिया, मेरी मदद भी की। हम 60 पेशेंट से आज 160 पेशेंट पे हॉस्पिटल को ले आए। ऐसी पंजाबी बाग की बात थी, जो नक्शा हमारा पास नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, आज कैंसर विंग हमारा बन रहा है। उस नक्शे के लिए हमने भाग दौड़ करी और एक बहुत बड़ी जो राशि नक्शा पास कराने में लग जाती, उस राशि को बचाकर हमने निःशुल्क, मतलब दिल्ली सरकार से मिलके एमसीडी जो पहले होती थी, अब एमसीडी चेंज हो गया, एमसीडी के अंदर जाकर और जितने मेरे रिलेशन थे या जो मैं कर सकता था मैंने किया और इसका नक्शा पास करा के लेके आया। आज वहाँ कैंसर विंग बन रहा है। लेकिन सोचा तो काम हुआ। हाँ, जो किया वो जो सोच लिया वो पाया, वो मिल जाता है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ जाते हैं और सारा समाज साथ खड़ा हो जाता है। और कमर पे हाथ रख देते हैं, तो कमर जब हाथ रखते हैं तो रेलगाड़ी के पीछे से कहते हैं इंजन दौड़ रहा है। मैं कहता हूँ डिब्बे है ना जो उसके, वो दौड़ा रहे हैं उसको। क्या बात है, क्या बात है नरेश जी, क्या बात है। आपने बताया कि भाई मेरा फैमिली, वही कहते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। पहले आपकी माता जी के थ्रू आपका जो विजन हुआ, और फिर हमारी भाभी जी आपकी धर्मपत्नी के थ्रू, और भाइयों का और बहनों का भी आपने जिक्र किया, सबका जो सपोर्ट मिला। इसी तरह से जब आपने अभी जो महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी की जो बात करी कि अपना घर ठीक करना, सबसे पहले अपने यहाँ से पॉजिटिविटी को लिया, और जब वो सब लोग उनके काम धंधे सबके सेट करना, उनके दुख सुख को अपना दुख सुख समझना और उनको इस तरीके से तैयार करना कि आपकी समाज को भी जरूरत है, तो उसमें कोई ताकत नहीं बनती जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए, और बल्कि सारा समाज आपको बाहें फैला करके स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। ये तो एक घटनाओं से घटना जुड़ती है। बंसल साहब, कोविड का समय था, मैं जनरल सेक्रेटरी था पंजाबी बाग हॉस्पिटल में,
ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, फैमिली बोली कहीं नहीं जाना। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला और मैंने लोगों की मदद की, मैंने 25,000 आदमियों को खाना खिलाने का मन बनाया, शुरुआत की। हाँ 1500 आदमियों से मैंने पहले दिन बनाया, फिर हम 25,000 आदमी तक पहुंचे और लगातार हमने खाना खिलाया। जब हम लोगों की जान बचाने के बाद जब वो लोग हमारे परिवार से मिले तो नोला भाई धन है कि परमात्मा ने तेरा जन्म बढ़ दिया। जो मुझे मना कर रहे थे, नोला जी नहीं, क्योंकि मेरे 2 सगे भाइयों को कोविड हुआ। हाँ तो जब 2 सगे भाइयों को कोविड हुआ तो जब अपने घर में लगती ना, जब आप बीती होती जब पता लगता है इंसान को। तो जब कोविड हुआ और वो अस्पताल के माध्यम से या डॉक्टर के माध्यम से मैंने लोगों को दवाई लिखवाई, वो ठीक हुए। तो मेरा पूरा परिवार इस बात को, जो मुझे कहता था कि रात दिन जग रहा है, तो वो कह रहा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि परमात्मा ने तेरा जन्म बहुत बढ़िया बनाया। तेने कई, मतलब मैं लाख तो नहीं कह सकता, 1000 कह सकता, लेकिन सैकड़ों लोगों का जीवन बचाने में मैं तो कौन हूं, लेकिन परमात्मा ने मुझे माध्यम जरूर बनाया। और वो जो माध्यम उस टाइम के बने हुए ना, आज भी बहुत काम आ रहे हैं। आज भी लोग अप्रिशिएट करते, कहीं मिल जाते हैं, यार आपकी वजह से मैं बच गया। मैं बचने वाले हूँ, हनुमान जी महाराज ने मैं जो माध्यम बनाया, इसको रेवेंसी नहीं मिल रहा, लगवा दो इंजेक्शन, या वहां से मिल जाएगा भाई साहब आपके पास, आप दे दो भाई साहब, ये कर लो भाई साहब, उसका एडमिशन वहां कर लो भाई साहब। रिक्वेस्ट कर करके लोगों को काम किए। और ऐसे ही जब करोड़ों लाखों आदमी जो रोड के अंदर पैदल चल रहे थे यहाँ पे बस अड्डे की तरफ, और जब उनको खाने को नहीं था तो दिल्ली सरकार के डीएम एसडीएमओ के फोन आने शुरू हुए, भी खाना की अरेंजमेंट करना, पैसे दे देंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, मुझे लोगों ने इतना चंदा दिया, और मैंने ऐसे खाना, मतलब 1 रुपया बिना गवर्नमेंट से लिए हमने डेली 25,000 आदमी को खाना खिलाया, 25-30,000 आदमी को खाना खिलाया। तो जो काम करते हैं ना उसको बढ़िया मिलता है। तो परिवार भी है ना अप्रिशिएट करने। जो लोग कहते नहीं नरेश जी की वजह से बच गया, तो वाइफ भी कहने नहीं बहुत बढ़िया है, आप तो 1 घंटा और लगा लो, हमारा तो कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं। क्या बात है। तो जब किसी की जान बच जाती है, जब उनको भी कोई कहता है सामने से आके तो बुराई करे कि उसने मेरे ये कर दिया, तो वो उनका मन दुखता है। जब आगे वो कहते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। हाँ, जब हम कभी भी, कई बार हम खुद कह रहे होते हैं ना घर वालों को कि यार उसने मेरे को अच्छा किया, तो कई बार ऐसा भी फील आ जाता है, बच्चे को, हमारे को, या हमारे हस्बैंड को, या हमारे भाई को घमंड सा हो गया, या ज्यादा ऐसा फील करने लगा। पर जब लोग उनको कहते हैं, मेरे साथ भी या सबके साथ ऐसा ही होता है, जब लोग उनको कहते हैं ना यार इनकी वजह से ये हो गया, इनकी वजह से हम बच गए, या इन्होंने हमारी लाइफ में ये कंट्रीब्यूट किया, ये हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड की, तो उससे वो लोग फिर हमारी और ज्यादा हमारे को सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, हम इस बात को सहन कर लेंगे, आपके टाइम को या किसी चीज को, या इवन पैसे तक को भी, पर वहां पे आप समझते हैं ज्यादा जरूरत है, तो वो कोऑपरेट करते हैं और आपको सफलता की ओर या इस समाज में आगे काम करने की ओर प्रेरित भी करते हैं और उत्साहित भी करते हैं। आपने कहा था हनुमान जी की मैं बड़ी वो करता हूं, मैंने देखा है आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, और मरघट वाले बाबा जी को विशेष रूप से। तो कैसे क्या कोई घटना कोई ऐसी हुई, या ऐसे फॉलो कर लिया था, या कुछ ऐसा है? जैसे मेरा क्या सोचना है हनुमान जी के विषय में, वो एक ना मैनेजमेंट गुरु है, उनसे अच्छा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं है। और एक और भी जैसे चौपाई, या ये कह सकते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोग है यो अंधियारो। तो मेरा कहना, जब कोई संकट काटो जात न मरो, मेरा कहने का भाव ये है, वो हनुमान जी को भक्ष करने का नहीं, वो सूर्य देवता को भक्षण का मतलब ये है कि सूर्य के तेज को, उनकी सारी विद्याओं को उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो मैं ऐसा समझता हूं। तो आपको कैसे प्रभावित किया हनुमान जी ने, क्या आशीर्वाद जो आपको प्राप्त है, और इससे एनर्जेटिक, क्योंकि वो भी इतने एनर्जेटिक, इतने कूल काम, किस परिस्थितियां, लक्ष्मण जी की मूर्छित हुए हैं, सीता माता का पता करने जा रहे हैं, और जब राज तिलक भी हो गया तब भी कुछ नहीं। तो वो ऐसा क्या चीज कि आपने वो अपना भी ली? उसको देखना समझना बहुत आसान है, परंतु अडॉप्ट करना, उसको कैसे आपने किया? वैसे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हनुमान जी महाराज ने सारे काम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से किए। लेकिन पूरे हनुमान जी के चरित्र में कहीं भी उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा जो कुछ कर रहा हूं मेरे प्रभु कर रहे हैं जी। हनुमान जी मैनेजमेंट के
तो गुरु है ही। पूरा 40 श्लोक का हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा का मतलब 40 श्लोक हैं। राइट। एक एक श्लोक का एक एक अर्थ है। अर्थ है। यदि आपके गंभीर से गंभीर बीमारी है तो भी यदि आप हनुमान चालीसा को मन से पढ़ते हैं तो आपके संकट हट जाते हैं। 7 बार पाठ करे कोई, क्या तो 7 बार जो भी पाठ कर लेते हैं हनुमान चालीसा का तो उसके संकट अपने आप हरण हो जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो साक्षात हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार होता रहता है, मिलते रहते हैं, तो मेरे में ही कमी है। नहीं तो मैं मुंह से अगर किसी चीज के विषय में निकाल देता था तो हनुमान जी महाराज उसके काम को पूरा कर देते थे। मैं अब भी कहता हूं आपको, मैं अब भी आपको लिख के देता हूं, मरगढ़ वाले बाबा दिल्ली की शक्ति पीठ विराजमान है। आप हनुमान जी के सच्चे मन से जाएं और कोई भी चीज वहां मांगे, ऐसा मिले आपकी पूरी ना हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हनुमान जी ने जो भी काम किया वो टाइम बाउंड किया। कोई भी काम उनका अगर टाइम का मैनेजमेंट सीखना है तो हनुमान चरित्र से सीखना चाहिए, हनुमान जी के जीवन से सीखना चाहिए। उन्होंने जो काम किया टाइम बाउंड किया। 24 जिस भी आवर्स बच्चे को मैनेजमेंट का कोर्स करना उसको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा से बढ़िया मैनेजमेंट करने वाले कोई नहीं है। आप हनुमान चालीसा के एक एक चरित्र को पढ़े, उन्होंने सूर्य की दूरी नाप के बता रखी है। इतने योजन, इतने शस्त्र, इतने योजन पर भानु। राइट। लियो ताहिर मधुर फल जानो। उन्होंने कोई सूर्य भगवान, उन्होंने देखो हनुमान जी महाराज या नारायण ने जो भी अवतार लिए, जब जब किसी ने अपने आप को इस संसार में कहा कि मैं ही हूं, तो मैं ही हूं का बदला लेने के लिए उन्होंने कोई अवतार लिए थे। रावण का वध करने के लिए भगवान राम आए, कंस का वध करने के लिए भगवान कृष्ण आए, और इस संसार का भला करने के लिए हनुमान जी महाराज के रूप में आज भी विराजमान हो सकता है। यहीं कहीं बैठे हो, हमारी चर्चा सुन रहे हैं, सब जगह। तो हनुमान जी सर्वव्यापी है, से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब हनुमान जी लंका से वापसी आए और अपनी मदर से मिलने गए, माता अंजनी से मिले, तो माता अंजनी ने उधर को मुंह कर लिया और बोले भाई तू मेरा हनुमान नहीं है जिसको मैंने अपना दूध पिलाया था, नहीं अंजनी सुत हनुमान तू। तो हनुमान जी वहां जीवन में पहली बार उनकी आंखों से अश्रुधारा भाई, और उन्हें कहा माँ को, अपनी माता को, अंजनी को, माँ मैं वही तेरा हनुमान हूं जिसने तेरा दूध दिया है। लेकिन मुझे मेरे प्रभु की सम्मान की, मेरे प्रभु की इजाजत नहीं थी कि मैं सीता मैया को वापसी लेके आऊं। नहीं तो रावण की वक्त नहीं थी और किसी की वक्त नहीं थी, लेकिन मैंने आज जैसे अब सैटेलाइट फोन है ना, उसी तरह कोई एक टेक्निक थी। हनुमान जी ने वहीं अशोक वाटिका में जाने के बाद भगवान राम से परमिशन मांगी, भगवान राम ने जितनी परमिशन दी उतना उन्होंने काम किया, क्योंकि वो मैनेजमेंट के गुरु हैं, मैनेजमेंट को सीखने सिखाने वाले हैं। तो उन्होंने अंजनी माँ को बहुत सुंदर जवाब दिया कि माता मेरे प्रभु की मेरे को परमिशन नहीं थी, और ना मैं जग में चाहता था कि उनकी अर्धांगिनी को वो हर के ले गया तो वो ही अर्धांगिनी को वापसी लेके आए। मेरी सिर्फ इच्छा ये थी, और मुझे सिर्फ माता जी को खोजने के लिए भेजा था। जानते तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने मेरे को माध्यम बनाया था। तो इसलिए मैं वही तेरा अंजनी का लाल हूं। तो इसलिए भगवान जी, हनुमान जी महाराज के तो एक एक चीज है जी, कभी भी जीवन में आप उनको याद करो खड़े मिल जाते हैं। तो मैं तो उनका एक चुटकी से भी बहुत छोटा सा उनका भगत हूं, लेकिन उनकी अपार कृपा है मेरे पे, और मेरे लिए जो जीवन में अच्छा होता है वो हो जाता है। कई बार मन विचलित होता है, ये काम ऐसे होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने कोई ना कोई मेरे लिए बहुत भला सोच रखा होगा मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए। तो मैं तो उनका हमेशा ही गुण गाता हूँ और सभी कहता हूँ हनुमान जी की सभी को पूजा करनी चाहिए। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, और बहुत सुंदरता के साथ कुछ प्रसंगों का जिन्हें हम भी याद नहीं रखते या बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता, वो बड़ी सुंदर से, जैसे माता अंजनी वाली जो घटना थी वो बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं है, लेकिन आपके याद दिलाने से हमें याद आया। और जैसे अभी आपने एक जिक्र किया कि कई बार मैं भी विचलित होता हूं, तो निश्चित रूप से आप भी एक व्यक्ति हैं। भगवान राम भी व्यक्ति थे, वो भी व्यक्ति के रूप में, अवतार के रूप में आए, कृष्ण भी अवतार के रूप में आए। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से निपटते हैं जब कोई ऐसी चीज होती है? कई बार हर रोज चैलेंज आते हैं, और आपका तो कर्म क्षेत्र ऐसा है, हर रोज फंड्स की आवश्यकता होती है, कुछ भी खड़ा करना है, अरे भाई फंड्स,
और लोग आपको बिना मांगे समझ के ही दे जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है यार, इनसे अभी तो फंड लिए हैं या कुछ किया है, तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो कैसे टिक पाते हैं ऐसी स्थिति में अपने आप के साथ, दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर पाना या अपने आप को सांत्वना दे पाना या अपने आप को संभाल पाना, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बताता हूँ। हनुमान करते हैं कन्हैया नाम हो रहा है, भगवान जी करते हैं हमारा नाम हो रहा है। जब समाज के काम के लिए निकले तो इज्जत बेइज्जती अपयश सब उसके नाम छोड़ के जाते हैं। मेरा कहने का भाव ये नहीं है, मेरा भाव ये है कि भाव तो मन में आता जरूर है कि भाई मैं ये करना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि यार ये मेरे जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे नहीं होता। तो वहां पे कई बार ऐसी स्थिति आती है, तो उसको मैनेज कैसे करते, कंट्रोल, वो सैटेलाइट हनुमान जी वाला या कुछ और भी कुछ ऐसा है? नहीं, मैंने अभी आपको फिर चर्चा वही कर रहे हैं, फिर चर्चा वो हो जाएगी, क्रैश नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि एक इंसान का नेचर होता है, एक इंसान का नेचर है, हाँ, ये होना, ऐसे होना, ये होना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो राम रची रखा वही होना है। हाँ। विधि का विधान है, ना तिल घटता है ना तिल बढ़ता है। तो हम ये सोच के कि आज हमारे साथ ये होना निश्चित था, आज ये निश्चित हो गया, अपने वहम को, अपने हम को मिटाकर हम अगले दौर में फिर शुरू हो जाते हैं। तो ना तो हम ज्यादा हम पालते ना ज्यादा बहम पालते। क्या बात। लेकिन मैंने कहा कि 99.99% जो समझ के करते हैं काम हो जाते हैं, और 1% तो प्रभु की इच्छा है। वो भी अगर सारे काम 100% अगर हम ठीक करेंगे, फिर हनुमान जी कहेंगे तू ही भगवान हो गया। क्या बात। तो 99% हो जाते हैं काम। हाँ। तो ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश ऐसा देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की कुछ इस तरह के द्वंद्व में रहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रेरणा हो सकती है? आप दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है आप आगे बढ़ करके उसको हौसला देते हैं, जैसे आपने अभी स्कूल वाली घटना भी बताई। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है? देखो, मैंने वो 3 श्रेणी में बांटूंगा इन चीजों को ना, क्योंकि हम 3 श्रेणियों में व्यक्ति का समझते हैं। देख, एक तो बच्चे जो है ना, बच्चे बच्चों को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जीवन में कोई भी घटना हो अपने पेरेंट्स से छुपानी नहीं चाहिए। क्या बात है। अपने पेरेंट्स को हमेशा सच बोलना चाहिए। और अब बच्चों के बाद हम इसको श्रेणी लेते हैं 20 से 50 साल के बीच वालों की। जो आप अपने जीवन में इज्जत किसी से चाहते हैं तो वो इज्जत हमें देनी सीखनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है। यदि मैं चाहता हूं मैं इस संस्था का प्रधान बनूं, तो उस प्रधान जो आज पद पे है, जो कुर्सी है, उसकी रॉयल्टी में माननी पड़ेगी, उसको हमें मानना पड़ेगा प्रधान है। यदि मैं समझता हूं कि देश का मुख्यमंत्री है या देश का प्रधानमंत्री है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमें उस पोस्ट को, चेयर को इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसे ही यदि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मेरी सेवा करें या बच्चे मेरा कहना माने, तो मुझे अपने माँ बाप की बात को मानना चाहिए, हर हालत में मानना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। मुझे कोई संशय नहीं है कि मैं टीका, आज भी मैंने टीका लगा रखा है और मैंने चोटी भी रख रखी है, मुझे कोई शक्कर मेरे दिमाग में फिल्म नहीं होती। मैं गर्व से कहता हूं मैं सनातनी हूं, सनातनी था, सनातनी रहूंगा। क्या बात। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं किसी दूसरे धर्म का बुरा करता ना मैं करूंगा। लेकिन कोई मेरा धर्म को अगर मुझे छेड़खानी करेगा तो मुझसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। लोग आज धर्म का प्रखंड करते हैं, मैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं करता। मैं कहता हूं व्यूअर्स के लिए एक ही बात है सबसे बड़ी, कि आपको जीवन में सच बोलना चाहिए, सच के साथ काम करना चाहिए, समाज में सेवा जरूर करनी चाहिए। और एक समय जब आ जाए, जब आपका एक संतुष्टि लेवल आ जाए, तो उसके बाद आपको समाज की तरफ मूव करना चाहिए। और सबसे पहले देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आज मैं नहीं डरता किसी भी चीज से जी, मैं साफ कहता हूं। पहले मैंने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति का अधिकार सबसे ज्यादा मेरे को जाति का अधिकार है। तो सबसे पहले मुझे अपनी जाति का भला करना चाहिए। आप कोई कहते हैं जी वो ऐसे बन गया, उसने कर दिया, ठीक है भाई, उसका राइट है, अगले ने जहां जन्म लिया है। लेकिन मुझे किसी अन्य जाति का बुरा नहीं करना, ये भी पर साथ में लेना चाहिए, साथ में, राइट। मैं अपनी जाति का भला कर सकूं या अपने समाज का भला कर सकूं, बढ़िया बात है, लेकिन मैं किसी का गलत काम नहीं करूंगा, ये भी मुझे साथ में सीखना चाहिए। मुझे किसी
का हक नहीं खाना, यह मुझे सीखना चाहिए। मुझे ये काम करना है, इस काम को करने की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। मुझे कामयाब इंसान बनना है तो बनना चाहिए। मतलब आपको हर धर्मी होनी चाहिए, लेकिन किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। जितने आप पॉजिटिव रहोगे, कुल मिला के लपोलोप एक ही बात का है कि आप जीवन को पॉजिटिवली जियो और लोगों को जीने दो। मेरा एक टैगलाइन है, जरूर बोलूंगा, आपका विश्वास हमारा आधार है। जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, उसका विश्वास जीवन में कभी भी मत तोड़ो। सिर्फ जीवन का एक ही आधार है, जो आप पे विश्वास करता है उसके विश्वास को कायम रखो, सच बोलने की ताकत रखो और समाज सेवा करो। जिस भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उस भगवान में विश्वास करो, अपने कर्म को करते रहो। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सृष्टि के अंदर लिखे गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जियो और जीने दो। और मैं इस बात के साथ, आपके सवाल पूरे हो गए तो अपनी बात को समाप्ति करूंगा कि आपका विश्वास मेरा आधार है। आप मेरे पे विश्वास करोगे, आपका जीवन का आधार बढ़ता रहेगा। इसी टैगलाइन को आप भी अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा लोगों को विश्वास को अपने अंदर बना के रखें, आगे बढ़ा के रखें। जैसे मैंने कहा कि लोग हमें कह देते हैं कि मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, तो लोग कह देते हैं यार ये डरपोक कास्ट है। हम डरते नहीं हैं, हम किसी डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन संपन्नता डरा देती है। संपन्नता, जो आदमी संपन्न है किसी भी कास्ट का, वो डरता है जी, वो झगड़ा नहीं करता। तो इसी तरह जब देश आजाद हो रहा था, दो दल काम कर रहे थे। दोनों दलों का आजादी के टाइम हमारे समाज ने प्रतिनिधित्व किया है। एक का महात्मा गांधी जी कर रहे थे, एक का लाजपत राय जी कर रहे थे। गरम दल भी हम थे, नरम दल भी हम थे। तो इसलिए जीने दो, जियो और जीने दो। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, पूरा हिंदुस्तान विश्व का दोबारा गुरु बने और जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने। अमृत काल हमारा शुरू है। देश में मन से लगाएं, इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि सरकार किसकी है, कौन आएगा, लेकिन देश सबका है, सबका रहेगा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाएं। और उन्होंने एक बात, कल एक चीज का नारा और दिया है कि पूरा ये देश मोटापा आ रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो 10% तेल घी खाना हम कम करेंगे, ताकि हम मोदी जी की बात को आगे बढ़ाएं। और मोदी जी हर साल एक नई चीज देते हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, ताकि जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे माँ का आंचल बढ़ता है, माँ आपको छाया देती है, ऐसे ही पेड़ आपको छाया देगा। मैं सभी को नमन करते हुए सबका धन्यवाद करूंगा। मेरे बोलते हुए कोई कमी रह गई हो, किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, तो मुझे क्षमा कर दें। और जो मेरे प्रति आप लोगों का प्रेम है, उस प्रेम को हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों, देखा किस वाइब्स के साथ भाई नरेश एरन जी ने आप सबको संबोधित किया। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत ज्यादा गुड वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स बहने वाली है, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है और नरेश भाई की बातों को आप जीवन में अपनाना चाहते हैं और इनसे मिलना चाहते हैं, या दोबारा आपको कोई जीवन में कोई समस्या है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं नरेश भाई को आपके पास दोबारा लेकर के आऊंगा। और ये हमेशा समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए आगे बढ़कर योगदान देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। आपको पॉडकास्ट पसंद आया है तो जरूर इसको आपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई, और आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से लोग पसंद करें, मैं पुण्य फिराऊं और दोबारा आपसे बातचीत करूं। और जिसको मेरी जरूरत है, परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे हनुमान जी महाराज, कि मैं सभी की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। क्या